बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, मिलिट्री कोर्ट के क़याम का फ़ैसला कलअदम। मिलिट्री कोर्ट के क़याम के हवाले से एक लंबी डिबेट रही है और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुज़ाहरों में मुलव्विस होने वाले गिरफ्तार अफराद के फ़ौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दायर दरखास्तों पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए उसे कलअदम करार दिया है। लेकिन इसके बाद बहुत सी मज़ीद बहसें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। उन बहसों में से एक बहस ये भी है कि जिन लोगों ने रियासती हसास इदारों को निशाना बनाया, रियासती हसास तनसीबात को निशाना बनाया और उठ खड़े हुए, क्या वो लोग दहशतगर्द हैं या नहीं हैं, किस दर्जे में रखकर उनको आम शहरी का जो एक टाइटल है वो दिया जाए, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और साथ ही साथ इस सारे फॉर्मूले को और इस सारे के सारे केस को जो कि हमने देखा कि आम शहरी का केस यानी कि सिविलियन का फार्मूला और मिलिट्री कोर्ट्स का फार्मूला यानी दहशतगर्दों के हवाले से फार्मूला जो तैयार किए जाते हैं, उस सारे सिनेरियो को बदलने की कोशिश की और एक सियासी रंग देने की कोशिश की। तो क्या सिर्फ महज इस वजह से कि इस सारे वाक़े में एक सियासी पार्टी शामिल थी और ये सारी सियासी पार्टी का किया धरा था और अब जिन लोगों ने हमारी हसास तनसीबात को निशाना बनाया, हसास तनसीबात पर हमला आवर हुए, तो उनके लिए क्या टाइटल हम इख्तियार करेंगे? और साथ ही साथ हम ये भी इस सूरत हाल के हवाले से भी बात करेंगे कि क्या दहशत गर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई में सिविल अदालतों में उनके लिए कार्रवाई की जा सकती है, और अगर नहीं की जा सकती तो क्यों नहीं की जा सकती, और अगर की जा सकती है तो किन किन पैरामीटर्स के तहत की जा सकती है, और आर्मी कोर्ट्स का क़याम मुल्की सलामती के मुनाफी कैसे है, इस सारी सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। जबकि दूसरा मौजू जो है हमारे प्रोग्राम का वो गज़ा के हवाले से होगा, फ़लस्तीन के मजलूम भाइयों के हवाले से होगा। यानी कि गज़ा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि कुछ मुल्कों ने अपने इसराइल से ताल्लुकात को मुनक़ता किया है, जैसे कि चिली, बोलिविया, कोलंबिया ने अपने सफ़ीर वापस बुलाए हैं और इसराइल के सफ़ीरों को मुल्क बदर किया गया है। तो आलमी दबाव जो है वो किस तरफ को जा रहा है और आलमी दबाव की वजह से इसराइल जो है इस सारी सूरत हाल में क्या पीछे हटेगा, और मुस्लिम दुनिया के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे। जबकि यमन के हवाले से भी बात करेंगे कि उसने इस सारी सूरत हाल में इस बात का इंदिया दिया है कि आज के बाद से हम भी हालत जंग में हैं। तो इस सूरत हाल में क्या जिस तरह के दीगर ममालिक और ईरान के बयानात को भी देखा जाए तो क्या मज़ीद गंभीर सूरत हाल होगी और ईरान और यमन मैदान जंग में अमली तौर पर उतरते हुए दिखाई देंगे, और अगर उतरते हुए दिखाई देते हैं तो सूरत हाल किस तरफ को जाती है, इस मौजू के हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बात करते हैं। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ कराता हूँ। तो जनाब याहिया फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, और बुशरा रिंद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी हैं। इनसे बलूचिस्तान के जो हालात वाक़यात हैं और बलूचिस्तान का जो सियासी सिनेरियो है इसके हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। दोनों साहिबान का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। याहिया फरीद साहब, आपसे बात का आगाज़ करूंगा। सर फरमाइएगा, मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम का फ़ैसला और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज फ़ैसला किया है कि ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर महफूज फ़ैसला सुनाते हुए कलअदम करार दिया है इस सारी सूरत हाल को, ये फरमाइएगा सबसे पहले इस फ़ैसले को कैसा देखते हैं, और ये भी फरमाइएगा कि दहशत गर्दी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई सिविल अदालत में मुमकिन हो सकती है? लेकिन जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसमें सिविलियंस के ट्रायल को उन्होंने इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है, ये एक कंप्लीट डिपार्चर है जो इस्टेब्लिश सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिस्प्रूडेंस थी इन द लास्ट 50 इयर्स। अब मैं आपको एक रिकैप दे दूं कि देखें, 1967 में आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट हुई और सिविलियंस का ट्रायल जो है वो अलाउ किया गया, अगर तो वो मिलिट्री एम्बिट में फॉल करे, कि डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और नेशनल सिक्योरिटी का इशू हो, जिसमें 5 कंडीशंस ऐड कर दी गई। 1975 में सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे पहली बार इसकी वैलिडिटी चैलेंज हुई ब्रिगेडियर एफबी अली के केस में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया। फिर 2007 में मुश्ताक अहमद के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया। और इवन अगर आप पेशावर हाई कोर्ट की जजमेंट ले लें जस्टिस वकार अहमद सेठ की, जिसमें उन्होंने मिलिट्री ट्रायल्स को ओवर रूल किया था, देखिए उसमें भी उन्होंने ओवर रूल इस बेस पे किया था कि एविडेंस का इशू था। बट कभी भी किसी अदालत ने भी ये नहीं कहा था कि सिविलियंस का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। उसकी वजह देखें, सिंपल सी ये है कि इस जजमेंट के अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज हैं, ये इम्प्लीमेंटेबल जजमेंट ही नहीं है। उसकी दो पहलू हैं। पहली बात तो ये है कि देखें, फौज में 15 से 20%
जो लोग हैं वो सिविलियंस ही काम कर रहे होते हैं, वो हसास अदारों में भी होते हैं, वो आपके टेक्निकल फील्ड्स में भी होते हैं। अगर आप उनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे देंगे फ्रॉम मिलिट्री कोर्ट्स, तो उनके लिए तो बड़ा आसान हो जाएगा। हम्म। आपको मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि एक शख्स सिविलियन जो है वो स्टेट सीक्रेट्स के साथ प्रिवी होता है, वो एक ऑफेंस करेगा स्टेट के खिलाफ, मिलिट्री के खिलाफ, फिर उसके आम अदालतों में केस चलेंगे, 2 दिन में बेल होगी, मुल्क से बाहर जाएगा, मुल्क से बाहर जाकर जाकर आपके नेशनल सीक्रेट्स का बाजार लगा देगा। हम्म। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए आपने अपने कानून सख्त बनाने होते हैं। दुनिया भर में स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स या मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो एग्जिस्टेंस में है। पाकिस्तान इज नॉट हम्म। दी ओनली कंट्री। मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ, कोलंबिया है, इटली है, बांग्लादेश है, इंडिया है, कीनिया है, बहुत से और मुल्क हैं। और इवन जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं लाइक अमेरिका, वहां पे भी ऐसे टाइम पीरियड्स आए हैं जब उन्होंने अपने कानून को बहुत सख्त कर दिया था। क्योंकि देखिए, पनिशमेंट की जो थियोरेटिकल रीजनिंग है वो ये है कि आपने एक सोसाइटी को रिफॉर्म करना है, लेकिन साथ साथ आपने डिटेरेंस क्रिएट करनी है। और डिटेरेंस क्रिएट करने के लिए आपने एग्जाम्पलरी पनिशमेंट्स देनी होती है, एग्जाम्पलरी कानून बनाने होते हैं। हम्म। स्पेशलाइज एक मजबूरी के तहत बना। मजबूरी क्या है कि आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है वो चैलेंज्ड है, वो एडिक्वेट नहीं है, वहां पे प्रोसिक्यूशन हीनियस ऑफेंसेस की नहीं हो सकती। इसी वजह से आप दहशतगर्दी की अदालतें भी बनाते हैं, आप बैंकिंग की कोर्ट्स भी बनाते हैं, आप करप्शन नैब की भी अदालतें बनाते हैं। तो स्पेशलाइज कोर्ट्स आपको बनानी पड़ती हैं जब आपके ऑर्डिनरी कोर्ट्स जो है वो एडिक्वेटली आपके इश्यूज को रिजॉल्व ना कर पाए। और पाकिस्तान में इन्हीं रीजंस की वजह से स्पेशलाइज कोर्ट्स बनाई गई। और आप अगर मिलिट्री कोर्ट की बात करते हैं, 7th इंडेक्स पे वो आता है कंपेयर टू जो आपके क्रिमिनल कोर्ट्स है, जो आई थिंक 135 और 140 की इंडेक्स के ऊपर फॉल करते हैं। तो हम्म। ये सारी रीजंस है। अब दूसरा पहलू ये है कि देखिए, नेशनल सिक्योरिटी पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, हम्म। आप उससे भाग नहीं सकते, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपके मुल्क में हॉस्टाइल एजेंट्स काम करते हैं, हॉस्टाइल एक्टर्स मौजूद हैं, हम्म। उनके लिए तो आपने एक बड़ा अच्छा लूपहोल दे दिया है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ या आपकी मिलिट्री के खिलाफ कुछ भी करें, उसके बाद तो फिर उनके खिलाफ आप प्रोसिक्यूशन कर ही नहीं सकते। क्योंकि आपके ऑर्डिनरी क्रिमिनल कोर्ट्स जो हैं वो तो आपको पता है लास्ट 60-70 साल से आपके तो सिंपल मर्डर के केस वहां पे आपको 2-2 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। तो हम्म। आप अपने मिलिट्री कोर्ट्स जहाँ पे नेशनल सीक्रेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो है वो प्रोसिक्यूट होने, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ट्रायल जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचेगा? देखिए, स्टेट चाहती है कि ट्रायल एक्सपेडिशियस हो, स्टेट चाहती है कि डिटेरेंस हो, मिनिमम लेवल ऑफ डिटेरेंस हो सोसाइटी में, कि आप मिलिट्री के ऑफेंसेस आम सिविलियन ना कर पाए या कोई हॉस्टाइल एक्टर ना कर पाए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि देखिए, आपने सीक्रेटिव और कॉन्फिडेंशियल भी रखनी होती है ये इस तरह की प्रोसीडिंग्स जिसमें मिलिट्री रिलेटेड इश्यूज हों, बिकॉज आप नहीं चाहते कि आपके नेशनल सिक्योरिटी एसेट्स और नेशनल सिक्योरिटी के जो सीक्रेट्स हैं उनका बाजार लग जाए अदालतों के अंदर, एक तमाशा लगा हुआ हो सही आपके याहिया MI फरीद और साहब, ISI सही और। सही, मजीद मजीद याहिया फरीद साहब, मजीद बात करता हूँ इस पे। जनाब राजा खालिद साहब माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा खालिद साहब बहुत शुक्रिया। राजा साहब फरमाइएगा, आपसे भी मेरा सवाल मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से ये कि मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम के बगैर मुल्क पे बदअमनी फैलाने वालों का खात्मा कैसे मुमकिन होगा, और साथ ही साथ ये बताइए कि रियासती हसास इदारों पर हमला आवर होने वाले और रियासती रिट को चैलेंज करने वाले क्या आम शहरी के टाइटल के अंडर ही रह के उनको एग्जेम्पशन दे दी जाए? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, बदकिस्मती से ये मुल्क के मफाद में नहीं है। ये दहशत गर्दों के लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, दहशत गर्दों के लिए खुशी का पैगाम है, मसरत का पैगाम है। उन्होंने इस पे शादियाने बजाय खुशियां मनाई। अब ये मिलिट्री कोर्ट्स को पहली दफा पाकिस्तान में एस्टेब्लिश नहीं हो रहे हैं, या पहली दफा सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं होने जा रहा। 1952 का ये आर्मी एक्ट है, और 1953 में मिलिट्री कोर्ट्स ने सिविलियंस को ट्रायल किया। आपको पता है कि फैज अहमद फैज ये लोग मिलिट्री कोर्ट्स की जद में आए, लेकिन 1967 में बाज़ाब्ता तौर पे एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो एक्ट था उसे अमेंड करते हुए 21D डाला गया। अब ये जो डी डाला गया उसमें कहा गया कि अगर आर्मी की इंस्टॉलेशंस पे, आर्मी के अर्सनल्स पे, आर्मी की बिल्डिंग्स पे कोई हमलावर होगा, तो दो ही इज नॉट सब्जेक्ट टू दिस एक्ट, वो सिविलियन है, तब भी ही विल बी ट्राइड बाय द मिलिट्री कोर्ट्स। और इसके ए में भी लिखा गया, 21D का जो 1 है, सॉरी, उसमें लिखा गया कि जी अगर कोई सिड्यूस करता है आर्मी ऑफिसर्स को या आर्मी मैन को,
कोई सिड्यूस करता है, सिडिशन का उस पे चार्ज लगता है, तब भी वो आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल होगा उसका। इस तरह से बहुत सारे लोगों का ट्रायल हुआ, मुशर्रफ के दौर में हुआ, उससे पहले जनरल ज़िया के दौर में हुआ, जिन्होंने मुल्क कहा फौजी अफसरों को बगावत पे उकसाया, हुकूमत की अतात ना करने पे उकसाया, अदम अतात के लिए कहा और वफादारियां तब्दील करने के लिए कहा। और यही केस ब्रिगेडियर FB अली का था हम्म 1975 में। उसमें ये हुआ था कि ब्रिगेडियर FB अली पे चार्ज ये था कि जी आपने कुछ आर्मी ऑफिसर्स को उकसाया है कि वो बगावत पे आमादा हूँ या रियासत के साथ अपनी वफादारी तोड़ दें और गवर्नमेंट की अतात ना करें। तो सीडिशन का चार्ज था कि आपने सीड्यूस किया, तो वो हाई कोर्ट में चले गए कि मैं रिटायर हो गया हूँ, हम्म रिटायरमेंट के बाद मैं सिविलियन हूँ, देयरफॉर दी सेक्शन 21D डज नॉट अट्रैक्ट टू मी, ये मुझ हम्म पे एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो उस वक्त जो जजेस थे, लेड बाय दी देन चीफ जस्टिस हमूदुर रहमान, जो मशहूर जमाना चीफ जस्टिस थे पाकिस्तान के, तो उनकी सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया कि बेशक आप रिटायर हो गए, लेकिन आप आर्मी एक्ट के एम्बिट में आते हैं, आप बेशक सिविलियन हो गए, लेकिन 21D-D2 की डेफिनेशन में फॉल करते हैं, लिहाजा आपको मिलिट्री कोर्ट ट्राई कर सकती है, आपका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है। उसके बाद बहुत सारे केसेस में ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करार दे चुकी है कि ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अडॉप्ट करते हुए अगर मिलिट्री कोर्ट सिविलियंस का ट्रायल करे उन ऑफेंसेस में जो 21D में फॉल करते हैं, तो फिर कोई कदगन नहीं है, कोई केवल नहीं है। 2015 PLD है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, उसमें डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उसका 401 है पेज। उसमें जो मिलिट्री कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट थी वहां तो 21वीं तरमीम को चैलेंज किया सही, गया यानी कि था। माजी में हमें मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बहुत सारी जो हैं मिसालें मिलती हैं। सर, जी आपकी तरफ आता हूं। बुशरा रिंद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी। बुशरा साहिबा, आपके लिए मेरा बहुत ही मुख्तसर और छोटा सा सवाल है मिलिट्री कोर्ट्स को लेकर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बलूचिस्तान अवामी पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? थैंक यू भाई। देखिए, बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है हमेशा से, बलूचिस्तान आपको पता है किन हालात से हम गुजर रहे हैं और हमेशा से दहशतगर्दी सबसे ज्यादा बलूचिस्तान में रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे ज्यादा हमेशा कानून की बालादस्ती रहनी चाहिए। लेकिन ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है इसको हम भारी उससे मुस्तरद करते हैं। उसकी मेन वजह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुश्मन कुव्वतें जो भी है हमारी, जैसे सब जानते हैं इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है और बेशुमार और ऐसे मुल्क हैं जो हमेशा से पाकिस्तान को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इस तरह के फैसले से तो मैं कहती हूँ कि डायरेक्ट इन सबको बहुत खुशी मिली है और इनको जो है कौमी सहूलतकारों के लिए ये एक बहुत बड़ा हौसला अफजा खबर है। और हमारी कौम और हमारे कानून नाफिज करने वालों इदारों ने जहाँ बेशुमार कुर्बानियां दी हैं, जिनमें आप कुलभूषण यादव को देख लें कि इन जैसे दहशतगर्दों को और जासूसों को पकड़ा है। तो अगर ये फौजी अदालतों में ना पेश किए जाएं तो ये तो सिविलियन अदालतों में बाइज्जत बरी हो जाएंगे और इजीली निकल जाएंगे। तो क्या फौजी अदालतों के खिलाफ मुझे समझ नहीं आती कि वो भी तो आइन के मुताबिक हैं और उसके हिसाब से काम करें। और हमारी सिविल अदालतें माजरत के साथ दुनिया में इस वक्त 136 नंबर पे फॉल कर रही हैं। तो क्या अगर निज़ाम इतना बेहतरीन होता और हमारा सिस्टम इतना फाल होता तो हमें जरूरत ही नहीं होती कि हमें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हमारी इतनी बेहतरीन होती पाकिस्तान की कि हमें जरूरत ही नहीं पेश आती। क्या 9 मई का वाकया जो मैं दोहराऊं कि उसमें जो हालत थी वो तो लग ही नहीं रहा था कि मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जंगल का राज था और मुल्क की जो हमारी प्रॉपर्टीज थी उसको इस तरह नजर आतिश किया जा रहा था जैसे कि कोई दुश्मन मुल्क पे हमला करके और उसको फतेयाब किया जा रहा हो। तो मेरा भी ख्याल के इस तरह का फैसला जो है वो मुल्क के हक में है। मैं तो ये मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह साबित होगा और हो रहा है। और बलूचिस्तान के हवाले से जो हम बहुत करीबी एस्पेक्ट देख रहे हैं कि बलूचिस्तान पहले से ही जिस तरह की दहशतगर्दी के नजर आतिश में हम जल रहे हैं, मजीद हमें नुकसान पहुंचेगा, हमें फायदा नहीं पहुंचेगा।
सही, बहुत शुक्रिया बुशरा हिंद साहिबा आपके मौक़िफ़ का। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मुअज़्ज़िज़ साहिबान राजा खालिद साहब और याहिया फरीद साहब और बुशरा हिंद साहिबा रहनुमा बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी राय दे रहे थे। और राजा खालिद साहब ने और याहिया फरीद साहब ने भी जिस तरह से कहा कि माजी में भी हमें बहुत सी मिसालें इस तरह की मिलती हैं कि बहुत से केसेस जो हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाए गए, और साथ ही साथ रियासती तनसीबात और रियासती हसास इदारों को निशाना बनाने वालों को किसी सूरत भी माफ़ नहीं करना चाहिए। और अगर सिविलियन अदालतों में इनके केस चलते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे सवालात जो हैं वो जन्म लेते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर हमें ब्रेक लेना है और वापस आएंगे तो एक नए इशू के साथ आएंगे, यानी कि फ़लस्तीन के हालात व वाक़यात के साथ आएंगे। और फ़लस्तीन के जो हमारे फ़लस्तीनी भाई हैं वो बहुत ही इस वक्त मुश्किल का शिकार हैं, और इसराइल जो है उसकी जारियत और बर्बरियत जो है वो जारी और सारी है। लेकिन मुस्लिम दुनिया जो है उसका जमूद टूटे ना टूटे, लेकिन दीगर ममालिक जो हैं वो इस हवाले से कुछ एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह के अपने सफारती अमलों को वापस बुलाया जा रहा है। तो इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे, इस हवाले से भी बात करेंगे, और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। और जिस तरीके से यमन ने भी ऐलान किया है कि अगर इसराइल बाज नहीं आता माफ़ी, इसराइल बाज नहीं आता तो हम ज़रूर जो है हालत जंग में रहेंगे। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, फ़लस्तीन की सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ अबतर होती चली जा रही है और इसराइली जाहरियत में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। आलमी दबाव का क्या असरात पड़ सकते हैं फ़लस्तीन और इसराइल मसले के ऊपर, और साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया के इक़दामात के हवाले से भी हम बात करेंगे, और मईशत के हवाले से भी बात करेंगे, और इंटरनेशनल लॉज के हवाले से भी बात करेंगे। तो अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करा दूँ तो जनाब सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं, और डॉक्टर शाज़िया अनवर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर हैं। दोनों शख्सियात का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सैयद मोहम्मद अली साहब, आपसे बात का आगाज़ करूँगा। हर गुजरते दिन के साथ इसराइली जाहरियत में इजाफा होता चला जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि सिर्फ हथियारों के बलबूते पर और अमरीकी सपोर्ट पर इसराइल जो है वो अपने मकासद में कामयाब हो सकेगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जंग जो है बैक वक्त 4 बहुत अहम महाज़ों पर लड़ी जा रही है। एक महाज़ जो है वो तो इंसानियत का महाज़ है, जिसमें एक जानिब जो है वो जुल्म व बर्बरियत की कोई इंतहा नहीं है, दूसरी जानिब जो है अज़्म हौसले और सब्र की कोई इंतहा नहीं है। लेकिन जो दूसरा महाज़ है वो इंफॉर्मेशन का या बयानिए का महाज़ है, जो कि आलमी मीडिया दिखा रहा है। मगरबी मीडिया आपको एक डिस्टॉर्टेड और लिमिटेड और बायस पिक्चर दिखा रहा है, जबकि चंद अरबी जिस तरह चैनल्स हैं, जिस तरह अल जज़ीरा है या कुछ और चैनल्स हैं, जो वहाँ की हकीकत दिखा रहे हैं। तो उस बयानिए की लड़ाई में भी आपको नज़र आ रहा है कि जो मगरबी मीडिया है वो बायस्ड है और प्रोफेशनल रिपोर्टिंग नहीं कर रहा। अच्छा, तीसरा महाज जो है वो आलमी सियासी महाज है, जो सिफारती सतह पे अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो बड़े फोरम्स हैं OIC के महाज पे लड़ा जा रहा है, जिसमें सिफारती सतह पे जो डेवलपिंग वर्ल्ड और मुस्लिम दुनिया है वो तो कंडेम भी बहुत ज़्यादा कर रही है इसराइल की जुल्म बर्बरियत को, और सिंपथी और सपोर्ट का भी इजहार कर रही है फ़लस्तीनियों के साथ। लेकिन जो असल फैसला कुन महाज है वो बदकिस्मती से मैदान हर्ब है, जिसके अंदर अब आपको नज़र आ रहा है कि जो जंगी कार्रवाइयाँ हैं वो सिर्फ गजा तक महदूद नहीं हैं, बल्कि 4 और महाज खुल गए हैं। एक तो वेस्ट बैंक का महाज है, एक हिजबुल्लाह के साथ लबनान का महाज है, एक शाम के साथ भी, शाम के अंदर भी अमेरिका के बेसिस पे अमेरिकी वज़ीर दिफा के मुताबिक 35 हमले हो चुके हैं, और कल रात से हूतीज़ ने यमन से भी बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं इसराइल के खिलाफ। तो आपको नजर आ रहा है कि ये जंग जो है बतदरीज जो बहुत तेजी के साथ गजा के से बहुत बियॉन्ड कई मुल्कों में फैल रही है और उनको अपनी लपेट में ले रही है। सही, जंग का जो पेशखेमा है वो बिल्कुल बदलता जा रहा है। डॉक्टर शाज़िया साहिबा, ये फरमाइएगा, हम मुस्लिम दुनिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर पहले भी कई प्रोग्राम्स में बात कर चुके हैं और आप अपना मौक़िफ़ इस सूरत हाल पर दे भी चुकी हैं। ये फरमाइएगा, जिस तरह अभी देखा जाए चिली, बोलिविया, कोलंबिया ने इसराइली सफारती मामलात को मुनक़ता किया है, सफारती अमलों को वापस बुलाया, और आलमी दुनिया का जो जमूद है किसी हद तक उसमें थोड़ा बहुत जो है वो हरकत आ रही है। तो ये फरमाइए कि आलमी दुनिया के रद्द अमल की वजह से इसराइल आपको मुज़ाकरात के मेज पर आता हुआ दिखाई देता है?
आलमी दुनिया के प्रेशर की वजह से, और वो भी सिविल सोसाइटी के प्रेशर की वजह जी। से, स्टेट का तो अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव है और स्टेट्स उसी नैरेटिव के साथ चल रही हैं। उनके प्रेशर की वजह से वो निगोशिएशन की टेबल के ऊपर तो बिल्कुल आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आज भी स्टेट्स के स्पोक्स पर्सन जो हैं, जॉन किर्बी, उनकी स्टेटमेंट आई है कि हम किसी सूरत भी सीज़ फायर की तरफ नहीं जाएंगे, और सीज़ फायर का मतलब है हमास जो है उसकी फतह, तो सीज़ फायर तो हम नहीं करेंगे। ये तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा उनका फेस कीपिंग का भी इशू है कि सीज़ फायर हम इस सूरत हाल में नहीं कर सकते, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हम एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ लड़ रहे हैं, हम एक स्टेट के साथ भी नहीं लड़ रहे हैं, और निहत्ते फ़लस्तीनी उसमें कोलैटरल डैमेज हैं। तो ये नैरेटिव जब आप मार्केट में फ्लड कर रहे हैं, तो फिर इससे पीछे हटना जो है वो आपके लिए बहुत मुश्किल है कि आप कैसी स्टेट है जो पूरी दुनिया को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की बात करते हैं, और अपनी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के ऊपर आप मिसालें देते हैं कि वो टेक्स्ट बुक जो है अनडिटेक्टेबल है और अनब्रीचेबल है। तो एक सेल्फ प्रोक्लेम्ड जो आपका बताया हुआ टेररिस्ट आउटफिट है, उसके सामने आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक प्रेशर की बात है, तो प्रेशर तो सिविल सोसाइटी का इधर यूरोप में तो इतना प्रेशर है। आज भी इंग्लैंड में एक समिट हुआ है जिसमें एक यहूदी हिस्टोरियन है, ब्रिटिश जू हिस्टोरियन आवी शलीम, उन्होंने कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड कह दिया है कि फ़लस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है वो वेस्ट की हिपोक्रेसी और उसकी नेग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, और वेस्ट इंस्टिगेट कर रहा है फ़लस्तीनियन के जेनोसाइड को। और ये अगर आवाज़ें मुसलमानों से हटकर दूसरे लोगों से भी आना शुरू हो गई हैं, और लोग अब इस चीज़ को सिर्फ स्टेट नैरेटिव पे नहीं ले रहे हैं, तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रेशर फिर ख़त्म कैसे होगा? क्या ज़मीनी जंग से ख़त्म होगा? तो ज़मीनी जंग तो आपको जैसे पता है कि ये जंग की सूरत जो है, ये तो बहुत से मुल्क इसकी लपेट में आ जाएंगे। तो कौन जो है वो हमास का साथ देने को तैयार है? अभी तक हमास की सपोर्ट जहाँ से भी आई है, जिसको हम सपोर्ट कह सकते हैं, वो दे देमसेल्फ आर टेररिस्ट आउटफिट बाय द सो कॉल्ड डेफिनेशन ऑफ वेस्ट। तो उनको अभी तक किसी स्टेट की तरफ से हमास को सपोर्ट नहीं किया गया है। प्लस हमास 100% फ़लस्तीनियन को भी रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो फ़लस्तीन की कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन तो है नहीं, जिसको हम बहुत दफ़ा ये बात भी कर चुके हैं कि उसकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत सिस्टमैटिकली ख़त्म किया, और अख़वानुल मुस्लिमीन और मुस्लिम ब्रदरहुड में से एक आर्म्ड आउटफिट क्रिएट किया हमास के नाम से, यासिर अरफात को काउंटरवेट करने के लिए, जिसको इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के एक पर्सनल और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के पर्सनल ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि हमने हमास को क्रिएट किया। तो मेरा इनसे क्वेश्चन ये होता है कि आप एक फंक्शनल सिस्टम को, चाहे वो आपके स्टैंडर्ड्स पे फंक्शनल नहीं होता, आप उसको पहले डिसफंक्शनल करने के लिए कोई आउटफिट क्रिएट करते हैं, फिर आप उसको यूज़ करते हैं, फिर अब्यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसे अबैंडन कर देते हैं, और फिर जब वो आपके खिलाफ खड़ा हो जाता है तो फिर आप कहते हैं जी अब इसमें निहत्ते लोगों की जो जान है वो कोलैटरल डैमेज है, वो वॉर क्राइम नहीं है। तो ये तो हिस्ट्री है, आप इसको कितनी दफ़ा रिपीट करेंगे? और ये हिस्ट्री की रेपुटेशन ख़त्म ही तब होगी जब वेस्ट के अंदर से लोग इनको क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे कि ये क्या तुम लोगों का तमाशा है, तुम्हारी ये जस्टिफिकेशन हमने लिबिया में सुन ली, सीरिया में सुन ली, अफगानिस्तान में सुन ली, अब यही जस्टिफिकेशन तुम्हारी यहाँ भी है कि हमास को हमने क्रिएट किया और अब हमास से हम ही लड़ रहे हैं। तो हम बेचारे फ़लस्तीनी क्या करें? उनकी पॉलिटिकल सही। डॉक्टर रिप्रेजेंटेशन साहब मुझे ब्रेक का कहा जा है। रहा है, डॉक्टर साहब ब्रेक का कहा जा रहा है, मजीद इसी हवाले से बात करते हैं। नाज़रीन ब्रेक पर जा रहे हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। नाज़रीन, इसराइल और फ़लस्तीन मसला, और यमन ने इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया है, और उन्होंने कहा है कि आज के बाद से हम हालत जंग में हैं इसराइल के ख़िलाफ़। मोहम्मद अली साहब फरमाइएगा, जैसा आपने ब्रेक से पहले भी कहा कि जंग जो है वो दीगर मुल्कों तक फैलने का भी ख़दशा है, तो ये फरमाइए कि क्या हम ये समझ सकते हैं कि अगर इसी तरह मामलात चलते रहे और गंभीर होते रहे तो क्या हम तीसरी जंग अज़ीम की तरफ जा सकते हैं, या किसी और बड़ी जंग की तरफ जा सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, मैं दो पहलुओं की जानिब निशानदेही करना चाहूँगा। पहला पहलू तो ये है कि जैसे पिछले सेगमेंट में कहा गया कि अमेरिका के ऊपर दबाव में इजाफा हो रहा है, तो मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली ये बताना चाहता हूँ कि ये इस किस्म की जो स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ पब्लिक कंजम्पशन के लिए हैं। अमेरिका 6 एतबार से
इसराइल के साथ हर डोमेन में मुकम्मल जंग में शरीक है। पहली डोमेन तो ये है कि देखें, उन्होंने 14 अरब डॉलर की बात की है, दिफाई इमदाद की कांग्रेस से रिक्वेस्ट की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसराइल के लिए। दूसरी तरफ आप देखें कि उनके तकरीबन 46 जो नेवल शिप्स हैं, वॉरशिप्स हैं, वो इस वक्त बहरे रोम में पहुंच चुके हैं। तीसरा आपको मैं बताता चलूं कि जो तमाम हथियार इस्तेमाल कर रहा है इसराइल सिविलियन आबादी के खिलाफ, वो तमाम तर हथियार जो हैं, इवन वो F-16s हैं, F-15s हैं, F-35s हैं, उनके जो JDAMs और GPS बॉम्ब्स हैं, वो हर बॉम्ब जो है वो अमेरिका ने उसको दिया है। और रोज़ाना तकरीबन 60 फ्लाइट्स ये वेपन्स लेके रोज़ाना इसराइल में लैंड कर रही हैं। चौथा जो डोमेन है वो आप देखें कि उन्होंने एक BMD शील्ड प्रोवाइड की है, और जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जो हुतीस ने भी मिसाइल पहले भी मारे थे, वो अमेरिकी बहरी जहाज ने अपने सरफेस टू एयर मिसाइल के जरिए से शूट डाउन किया था। और जो पांचवा डोमेन है वो उनके स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस के जो कमांडर हैं, वो पिछले एक हफ्ते से इसराइल में मौजूद हैं, और वो तमाम जंगी हिकमत अमली और उसमें एडवाइस देने के लिए मुसलसल उस प्लानिंग में शरीक हैं। तो बताना ये ज़रूरी है। अच्छा, और आखिरी डोमेन जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी जंगबंदी के बारे में कोई करारदाद नहीं आने देना चाहते। जनरल असेंबली में पास हुई है, लेकिन वो बाइंडिंग नहीं है, उसका एक मोरल सिग्निफिकेंस है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल में अमेरिका इंश्योर कर रहा है कि इसराइल जब तक अपने जंगी मकासद हासिल नहीं कर लेता, वो जंगबंदी के खिलाफ कोई करारदाद नहीं पास होने देगा। तो ये तो एक हकीकत का एक पहलू है। दूसरा, जो आपने तीसरी जंग अजीम की बात की, देखें, जो जंगी हिकमत अमली होती है, स्ट्रैटेजी के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए, ये एक हकीकत है। इसराइल चूंकि एक एटमी ताकत है और इस पूरे खित्ते की वाहिद एटमी ताकत है, तो कोई भी जो नेबरिंग मुल्क है या मुताहरिब मुल्क है, वो डायरेक्टली स्टेट लेवल के ऊपर डायरेक्ट कन्वेंशनल या रवायती जंग का खतरा मोल नहीं लेगा। अलबत्ता जो मुताहरिब कुव्वतें हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, चाहे हुती हो जाएं, चाहे हिजबुल्ला हो जाए, चाहे और तंजीमें हो जाएं, वो हमास के साथ मुमकिन है कि वो शरीक हों और दीगर महाज खोल लें। लेकिन ये बात तय है कि जिस तरह बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी कौम को एतमाद में लिया है कि उनके न सिर्फ वो जंग अभी बंद नहीं करना चाहते, बल्कि उन्होंने उनको यकीन दिलाया कि ये जंग लंबी चलेगी जब तक कि वो गजा को मुकम्मल तौर पर हमास से पाक नहीं कर देते। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि अभी जंगबंदी का ना कोई कोशिश हो रही है, और ना मैं समझता हूँ कोई ताकत ये असर व रसूख रखती है कि वो इसराइल को मजबूर कर सके जंगबंदी पर। सही हो गया। डॉक्टर शाज़िया अनवर साहब, ये फरमाइएगा कि जिस तरह आपने वेस्ट के किरदार की बात की, तो वेस्ट का किरदार इतना दोहरा मयार क्यों है? अगर हम देखें, बाइडन को हमने देखा कि ब्लैक लाइव मैटर के मामले में वो वॉक भी करते हुए नजर आए, वो नारे भी लगाते हुए नजर आए, लेकिन यहाँ पर मुफादात इतने ज़्यादा हैं कि हज़ारों बच्चे जो हैं वो निशाना बन गए इसराइली बर्बरियत का, और मासूम लोगों को निशाना बनाया गया। जाहिर बात है अमेरिका तो कोई आवाज़ बुलंद नहीं करेगा, लेकिन दीगर मुल्कों की तरफ से भी नहीं आवाज बुलंद की गई। देखिए, इसमें एक तो है थ्योरेटिकल डिस्कशन जिसमें ये डिटेल है कि अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, तो ये तो कोई ऐसा पजल नहीं है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है। अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, इसराइल अमेरिका का साथ दे रहा है, और वेस्ट जो है, यूरोप किसका साथ दे रहा है? यूरोप फिलहाल स्टेट लेवल पे इसराइल का साथ जो है वो दे रहा है, और इसराइल का साथ देने के लिए अगेन हमें ग्राउंड रियलिटी को देखना पड़ेगा। जो हमारी इमोशनल थ्योरेटिकल जो हमारा फ्रेमवर्क है उससे काम नहीं चलेगा। वो ये है कि वो एक नैरेटिव का साथ दे रहे हैं, और नैरेटिव ये है कि एक स्टेट एक टेररिस्ट आउटफिट के साथ लड़ रही है, और जिसको हमने काउंटर करना है कि हमास को आप टेररिस्ट आउटफिट कह के, तो फिर फ़लस्तीनियों की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है और उनको बचाने के लिए कौन है? आप एक तरफ स्टेट है तो आप कहते हैं जी स्टेट तो उसके पास पूरा उसका लीगल राइट है वो खुद को प्रोटेक्ट करे। तो यूरोप में ये नैरेटिव आपको सुनने में मिल रहा है, और स्टेट्स इस नैरेटिव का साथ दे रही हैं, फंडामेंटली इसका साथ दे रही हैं कि हम एक स्टेट वर्सेस अ नॉन स्टेट एक्टर के, हम यहाँ पे एक अनरेस्ट है और उसको हमने कंट्रोल करना है। सोचने की बात यह है कि हमास की इस अनरेस्ट की टाइमिंग का क्या इशू था और ज़रूरत क्या थी जी। एक बात जो है वो मुझे बहुत प्लॉजिबल लगती है, वो अब्राहम अकॉर्ड के बाद
फ़लस्तीन के मसले का बहुत शदीद इग्नोर होना है, कि मिडल ईस्ट बहुत शिद्दत से नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहा है, डिप्लोमेटिक टाइज़ बन रही हैं। तो उसमें एक नॉइज़ क्रिएट करने की हद तक तो हमास ने जो किया, उसने उसकी आवाज़ को सुना गया और ये पता चल गया पूरे खित्ते को कि अगर फ़लस्तीनी नॉर्मल नहीं है, तो कुछ और नॉर्मल नहीं होने वाला। अब क्या नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाने वालों के कानों पे जूं रेंगेगी और अब वो उन निहत्थे फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होंगे, तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स को काइंड और कैश में सपोर्ट करना एक और तरफ की बात है। वो फिर यही होगा कि स्टेट वर्सेस दहशतगर्द, लेकिन ग्राउंड पे अपने बूट्स कौन भेजेगा, इसके कोई आसार नज़र नहीं आते। और ये मुस्लिम उम्मा का सबसे बड़ा अलमिया है कि हमें जहाद बहुत फ़ैसिनेट बहुत करता है, इसका आइडिया हमारे लिए बड़ा फैंसी आइडिया है, लेकिन हम प्रैक्टिकली अगर हमें हिस्टोरिकली देखें तो हमने कहाँ पे अपने मुसलमान भाइयों का मौके पे पहुँच के उनकी मदद की है, और फिर ये कहा है, सामने कैटेगोरिकली खड़े होके उनके नैरेटिव को काउंटर नैरेटिव किया है कि अगर आप ये बात कर रहे हैं कि एक स्टेट एक नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट है और बाकी सब कोलैटरल डैमेज है, तो हम इतनी स्टेट्स आपके सामने खड़े हैं और हम आपसे फाइट करने के लिए। अब हम यहाँ पे बहसियत कौम हमारा स्टेट का भी एक स्टेटिंग पर्सपेक्टिव है। हम किसी जंग में जाने की ना बात करते हैं, ना जंग के ख्वाहिशमंद हैं। तो आप एटलीस्ट डिप्लोमेटिकली और इकोनॉमिकली तो चोक कर सकते हैं ना। आप उनको ऑयल से और आप उनकी स्वेज कैनाल के ट्रेड को बंद करके टेम्परेरीली ही सही, आप इसराइल को ये तो बता सकते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ नॉर्मल नहीं हो सकता अगर तुम यहाँ पे जेनोसाइड बंद नहीं करोगे। यूरोप एटलीस्ट ये तो कर सकता है कि इस माजी की बात को दोहरा दे कि ये वही यहूदी हैं जिनके साथ वही हुआ जो आज ये मुसलमानों के साथ कर रहे हैं। तो कब तक हम नफरत की बुनियाद पे दूसरी एथनिसिटीज को या रिलीजियस ग्रुप्स को इस बुरे तरीके से ख़त्म करते रहेंगे। मैं अपनी बात ख़त्म करूँगी एक बात से कि एक इंटरव्यू में कोई साहब कह रहे थे कि वेस्ट का जो कॉन्शियस है, वो ज़मीर तब तक नहीं जागता जब तक किसी भी ग्रुप के आखिरी 5 बंदे नहीं रह जाते। तो जब 5 बंदे रह जाते हैं, तो फिर ये मेन स्ट्रीम डॉक्यूमेंट्रीज़ से लेकर हर तरह का वावेला मचा देते हैं। तो वेट करें जब तक आखिरी 5 फ़लस्तीनी रह जाएँगे, तो फिर इनको रेड इंडियंस सही की तरह, सही, ज्यूज़ की तरह बहुत ये भी शुक्रिया याद आ डॉक्टर जाएँगे। साहिबा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इस सुलगते हुए मसले को लेकर मजीद भी आने वाले वक्तों में और प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। सैयद मोहम्मद अली साहब और डॉक्टर शाजिया अनवर साहब साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।